हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजकमल मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और उत्तर प्रदेश पुलिस का आज एसटी नंबर 28 है। 28 नंबर में 38 क्वेश्चन है और उन सारे 38 क्वेश्चंस का आज हम डिस्कशन करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, एक सही है 3 गलत है। तो प्यारे मित्रों, आइए हम बात करते हैं आज हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर के लिए आज जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2023 इज ऑर्गेनाइज एट IARI पूसा, न्यू दिल्ली। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो, बहुत ही अच्छा नाम है, देख रहे हैं। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2023 का कौन सा संस्करण IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो मित्रों, अभी जो ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का आयोजन किया गया है 2023 में, वो चौथा आयोजन था। वो कौन सा आयोजन था बेटा? वो चौथा आयोजन था, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2023 का चौथा संस्करण, चौथा एडिशन का अभी आयोजन हुआ है। और ये आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन पूसा न्यू दिल्ली में हुआ है। आइए अब आपको बताएं, एक टर्म लिखा गया है IARI। दरअसल समय है 1921 का। 1921 में ब्रिटिश हुकूमत का शासन था, तो उस समय हम इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहते थे। सो ब्रिटिश इंडिया ने उस समय एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, कृषि के विकास के लिए एक योजना बनाई, या ये कहते हैं एक आयोग या विभाग बनाया। उसको कहा जाता था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाद में इसका नाम इंपीरियल की जगह पे इंडियन कर दिया गया और इसके कुल 5+1 6 केंद्र अलग अलग स्थापित कर दिए गए। तो फिलहाल जो इस बार का एडिशन था 2023 वाला, उसका सही आंसर था 4th एडिशन। क्या सही आंसर था? 4th एडिशन। जो भी हमारे प्यारे बच्चे 4th एडिशन के साथ गए हैं या जिन्होंने 4th एडिशन किया है, उन सभी का आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को ध्यान दें। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दूध दिवस कब मनाते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान से देखें। अगर हम बात करते हैं दुग्ध दिवस, तो दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को। अच्छा, 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 3 जून को बात करें तो इसे कहते हैं बाइसिकल डे, माने साइकिल डे मनाया जाता है। साइकिल डे भी कहा जाता है इसको, ये। तो इस तरह के दिवस होते हैं। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस होता है। तंबाकू निषेध दिवस होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, खैनी, पान मसाला इत्यादि का प्रयोग करने से कैंसर होता है। कैंसर का दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। तंबाकू से क्या होता है बच्चों? कैंसर होता है। और कैंसर के जागरूकता के लिए 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। 2 जून को कहें तो 2 जून 2014 तेलंगाना का स्थापना दिवस, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस भी होता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको सभी दिवस बताए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया, आपको अच्छा लगा होगा। सो फिलहाल करेक्ट आंसर आपका क्या है? 1 जून है। जो भी हमारे प्यारे बच्चे, जो भी हमारे विद्यार्थी 1 जून के साथ गए हैं, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। देयर इज नो मिस्टेक, उसमें कोई गलती नहीं है बच्चे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है को विजयनगर साम्राज्य के शासकों को बढ़ावा दिया।
देखिए यहाँ है was promoted by the rulers of the विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा किस भाषा को बढ़ावा देने की यहाँ बात की गई है। अब चूंकि विजयनगर कहाँ पड़ता है, विजयनगर पड़ता है कर्नाटका और तमिलनाडु के क्षेत्रों के पास में। तो कर्नाटका और तमिलनाडु के क्षेत्रों में कौन सी भाषा चलती थी, यहाँ उन्हीं 4 विकल्प दिए हैं, एक विकल्प सही है, 3 गलत हैं। वह कौन सी भाषा है जो विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती थी, सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती थी, तो उन भाषाओं के वर्णन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो प्यारे मित्रों आइए देखें, इसका जो सही आंसर है वो तमिल, तेलुगु और संस्कृत है। याद रखेंगे क्या है, तमिल है, तेलुगु है एवं संस्कृत भाषा है, एवं संस्कृत भाषा है जिसका व्यवहार या जिसका प्रमाण वहाँ पे हमको मिलता है या उसके बारे में हम जानते हैं। तो याद रखेंगे, अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें, विजयनगर को बसाने वाले हरिहर एवं बुक्का भाई थे। कौन थे, हरिहर एवं बुक्का भाई थे विजयनगर साम्राज्य को बसाने वाले। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को बसाया था और यहाँ पे तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं की बाहुल्यता दिखती है। तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं का अधिक से अधिक प्रयोग दिखता है, जो लोग यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। आइए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करें। इज ऑल्सो नोन एज अ दक्षिण गंगा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ प्यारे मित्रों, विच रिवर इज नोन एज अ दक्षिण गंगा ऑफ इंडिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चे वो क्या है, गोदावरी है। सो करेक्ट आंसर क्या है, गोदावरी है। अगर हम बात करें, जैसे इस तरह से हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। अब यहाँ महाराष्ट्र में एक जगह है जिसे हम कहते हैं त्रियंबकम। क्या कहते हैं, त्रियंबकम। त्रियंबकम पठार है। अब त्रियंबकम पठार कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में यहीं से एक नदी निकलती है और जो कि यहाँ जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भी है यही, प्रायद्वीपीय नदी भी यही है। तो इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, दक्षिण गंगा नदी कहते हैं, प्रायद्वीप नदी या दक्षिण गंगा नदी कहते हैं। सो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। पेरियार की बात करें बच्चों, पेरियार बहती है केरला में, कृष्णा बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में, तुंगभद्रा नदी बहती है केरला में जहाँ पे तुंगभद्रा डैम भी इसी पे है। पेरियार किनारे साइलेंट वैली है। सो ये इसके करेक्ट आंसर हैं। आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, गोदावरी। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों आपको इसका उत्तर समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, वेयर डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टेक अ प्लेस। चौरी चौरा की घटना कहाँ घटी या कब घटी। चौरी चौरा घटनी 1922 में। अच्छा, कहाँ घटी की बात की गई है, तो चौरी चौरा गोरखपुर के पास एक स्थान है। अच्छा, ये घटना 4 फरवरी 1922 को घटी थी। कब घटी थी, 4 फरवरी 1922 घटी थी। याद रखेंगे इस घटना में क्या हुआ था, इस घटना में हुआ क्या था, 22 + 1 23 लोग जिंदा जलकर मर गए। क्यों मर गए, क्योंकि अनियंत्रित भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी थी। आग लगा दी थी तो यही कारण था। तो ये घटना कब हुई है, 4 फरवरी 1922। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 फरवरी 1922 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मित्रों हमारे अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट रिलेटेड विच ऑफ द
फॉलोइंग इलेक्शन। भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित में किस चुनाव से संबंधित नहीं है? आइए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चुनाव आयोग की, तो बच्चे ध्यान दें, चुनाव आयोग को भारतीय संविधान के भाग संख्या 15 और अनुच्छेद 324 से 329 में जगह दी गई है, शरण दी गई, जगह दी गई। अब चुनाव आयोग जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग, तो केंद्रीय चुनाव आयोग की क्या ड्यूटी है? क्या ड्यूटी है? देखो भाई, ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्यपाल, ठीक है, ETC इत्यादि के इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी रखता है। जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी ड्यूटी होती है जो हमारे क्षेत्रीय निकाय हैं। क्षेत्रीय निकाय का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी, सो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कंडक्ट करवाना। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन इसी में आएगा, इन्हीं के उसमें आएगा, आप रख लीजिएगा, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन आएगा इसी में, पार्लियामेंट का भी, पंचायत का नहीं आएगा, स्टेट का। सो इसमें जो आंसर होना चाहिए मित्रों, वो होना चाहिए आंसर नंबर सी। क्या आंसर होना चाहिए? आंसर नंबर सी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम कहें तो ये क्षेत्रीय निकाय जो आता है सी इसमें, तो आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो मैं समझता हूँ एकदम क्लियर है, देयर इज नो मिस्टेक, कोई गलती नहीं होगी इसमें। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। फॉर अ बॉडी मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, गैर समान त्वरण के साथ में गतिमान किसी पिंड के लिए क्या होता है? अगर कोई गैर मतलब समान ना हो, त्वरण के साथ में गतिमान किसी पिंड के लिए क्या व्यवस्था होगी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन लीनियर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लीनियर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नॉन लीनियर, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द लीनियर। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ लीनियर, ग्राफ इज अ लीनियर, ये सो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या है? आइए सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी को समझेंगे। वेलोसिटी हिंदी में कहते हैं वेग। वेग, जैसे कोई एक वस्तु है, मान लीजिए कि हम एक गाड़ी की बात करते हैं, अगर ये इस तरह की एक गाड़ी है और एक गाड़ी ए से लेकर बी बिंदु तक, ए से लेकर बी बिंदु मान लेते हैं x किलोमीटर की दूरी, वो टी समय में, टी टाइम में कवर करती है। मतलब ये कह सकते हो किसी एकांक पिंड द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित एकांक समय में तय की गई और एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी का मतलब है किसी एकांक वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई निश्चित दिशा की दूरी ही वेग कहलाती है, जबकि चाल किसी गतिमान पिंड के द्वारा चली गई दूरी ही चाल है। ठीक है, वेग में निश्चित होगा समय, निश्चित होगी दूरी, निश्चित होगी दिशा, तो हम उसे वेग कहेंगे। लेकिन जहां समय, दिशा और दूरी निश्चित नहीं हो, वहां पे चाल हो जाता है। सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैर समान त्वरण के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ लीनियर का आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है डी करेक्ट है। अगली हम बात करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट आर्कियोलॉजिकल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है, बनारस में है, ग्रेटर नोएडा में है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ग्रेटर नोएडा या न्यू ओखला, आप जीबी नगर भी कह सकते हैं उसको, गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा या आप इसको जीवी नगर कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कुशीनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मिर्जापुर। तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जीबी नगर या गौतम बुद्ध नगर। याद रखिएगा, जेवर अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है बच्चों? ये पड़ता है हमारा जीबी नगर में पड़ता है, जीबी नगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जीबी नगर। तो गौतम बुद्ध नगर इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसे अगर बात करें कुशीनगर में अभी नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, महात्मा बुद्ध करके है, ठीक है, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके है। गाजियाबाद नहीं, गौतम बुद्ध नगर में है, फिर दिल्ली एयरपोर्ट पड़ेगा, यहाँ नहीं, फिर बनारस पड़ेगा बाबतपुर इसके लिए। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 17 संबंधित है। द पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। अगर बच्चों हम बात करें भाग नंबर 17 जो है किससे संबंधित है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है आधिकारिक भाषा। ये किससे संबंधित है बच्चों? आधिकारिक भाषा से संबंधित है ये। सो इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला आंसर है ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट आंसर है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा हमारे भारतीय संविधान के अनुसार भाग संख्या 17 अनुच्छेद 343 से लेकर, अगर हम इसके आर्टिकल की बात करते हैं बच्चों, अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज को जगह दी गई है या उन्हें यहाँ पे अंकित किया गया है। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ए बिल्कुल सही है। अगला, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय या कॉलेज की बात कही जाए, ये कहाँ पर है? ये 1838 में स्थापित, या कह दें सर सैयद अहमद खान नगरी, अलीगढ़ या श्री हरिनगर। तो ये कहाँ पड़ेगा? श्री हरिनगर या अलीगढ़ में पड़ेगा। अलीगढ़, अलीगढ़ वही क्षेत्र है जो ताला नगरी के लिए फेमस है, इसे ताला नगरी भी कहते हैं। ठीक है, सर सैयद अहमद खान का नाम हमेशा आएगा, तो आप इसको याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, उन्होंने ही AMU को भी स्टेबल किया था और यहाँ पे महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय या कॉलेज की स्थापना का विषय भी जाता है यहीं पर। अगला हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च, सॉल्ट मार्च इज ऑल्सो नोन एज द दांडी मार्च वाज स्टार्टेड बाय दिस। नमक सत्याग्रह मार्च नमक के नाम से जाना गया, द्वारा शुरू किया गया। आइए समझें मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो महात्मा गांधी है। इसको हम थोड़ा समझते हैं कैसे। देखिए 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में अगर हम बात करते हैं, इस आंदोलन में अहमदाबाद साबरमती से लेकर नवसारी जिला दांडी तक 384 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में 79 लोगों के साथ पूरी की गई तथा नमक आंदोलन समाप्त किया गया और हिंदू मुस्लिम की एकता पे बल दिया गया था इस समय ही। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं, उन मुखड़ों को आप याद रखेंगे उम्मीद है, और बाद में यही आंदोलन एक बड़ा रूप लेता है जिसे हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, माने अंग्रेजी भाषा में कहेंगे तो इसे ही आप कहेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या कहेंगे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगला प्रश्न है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस। देखिए कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई थी? आपके सामने कुछ चार्टर यहाँ दिए हैं,
चार्टर 1813 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, चार्टर एक्ट 1793 है, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। सो इसका मित्रों जो करेक्ट आंसर है वो चार्टर एक्ट 1813 है, याद रखिएगा। आइए समझें। अगर हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ऐसे पदों का जो सृजन किया गया, ऐसे जो डेजिग्नेशंस या पोस्ट क्रिएट की गई थी, वो 1813 के चार्टर एक्ट में आया था। 1813 के चार्टर एक्ट में इन व्यवस्थाओं को बनाया गया। सो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पाए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग कृषि में कार्यरत है आज भी? तो लगभग 70% है बच्चे। लगभग कितना है? 70%। याद रखिएगा, अभी भी अगर मैं कहूं तो कृषि लोगों की या लोगों का प्राथमिक कार्य या उद्यम है। ठीक है, आज भी भारत में लगभग 70%, लगभग 70% लोग कृषि कार्य में सन्निहित हैं, सन्निहित हैं, सन्निहित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 70 इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, द ट्रांस बॉर्डर कंट्रोल और एसिड रेन इज कॉज। सीमा पार प्रदूषण और अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? देखिए बच्चों, कभी भी अगर बात की जाए ट्रांस बॉर्डर पॉल्यूशन की और रेन एसिड, जब भी रेन एसिड आता है स्वाभाविक है हम लोग सीधे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? SO2 लगाते हैं और NO2 लगाते हैं। तो ऐसा ही करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है, सीमा पार प्रदूषण, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द सल्फर ऑक्साइड। सो दो आंसर यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं डी वाले, ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ये सभी अगर कहें ये प्रदूषण तो हैं, ये सभी प्रदूषण तो हैं, लेकिन कैसे हैं? ये गैसीय प्रदूषण हैं, हमारे वातावरण को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हर अम्लीय वर्षा की, चूंकि सीमा पार प्रदूषण कहें और अम्लीय वर्षा की बात करेंगे तो यही आ जाएगा हमेशा, और यहाँ पे ये। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट। अगला है, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? प्यारे बच्चों, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 594 किलोमीटर है। आप इसको लगभग 600 किलोमीटर मान सकते हो। अगर हम बात कहें एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है वो करता है यूपीडा। क्या करता है? यूपीडा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक संस्था है जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के गोमती नगर में है, और ये क्या करता है? ये एक्सप्रेसवे का निर्माण करता है। तो अभी जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है उसकी कुल लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है बच्चे। कितनी है? 594 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरियाज रीजन ऑफ द मोस्ट ऑफ द वल्नरेबल ऑफ द अर्थक्वेक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या क्षेत्र भूकंप के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक संवेदनशील है भूकंप के प्रति? ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली है, डेक्कन प्लेटू है, प्लेन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन है, सदर्न घाट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का वैली का एरिया है। अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें, जैसे कि हम इस तरीके से अपना भारत देश देखते हैं प्यारे बच्चों, आप भी समझ पा रहे हैं इस तरह से ऐसे। सो अगर मैं आपसे कहूं ऐसे, सो ये वाला जो आप पूरा रीजन देखते हैं इसे ही हम कहते हैं गंगा एवं
ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो है ये ऐसे, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटियों का भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र है। आप इसको हिमालय क्षेत्र भी कह सकते हैं, हिमालय के क्षेत्रों में भी इनकी संज्ञा आप दे सकते हैं। सो पहला आंसर जो है मित्रों वो क्या है, बिल्कुल आपका फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट है, देयर इज नो मिस्टेक। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रोड्यूस द एल्युमिनियम एंड इट्स प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के एल्युमिनियम और उत्पादनों के लिए फेमस है। सो बेटा एल्युमिनियम की बात करें तो चाइना हमेशा, याद रखें विश्व में एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, अगर इसको डिस्ट्रैक्ट करें तो 283 में आएगा KLM के सीरीज में। सो Al प्लस 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 लगता है, ठीक है। चाइना इसके उत्पादन में प्रमुख है। जैसा कि आपने देखा होगा चाइना में मेन्यू में अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और हाईटेक क्वालिटी के जो आजकल टेक्नोलॉजी प्रयोग हो रही है चाइना में, आप देख रहे हैं। तो आजकल ज़्यादातर जो वर्क होता है वो आप देखते हैं कि एल्युमिनियम पे ही वर्क होता है। एल्युमिनियम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाता है, अवसंरचना बनती है जिससे स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल्स और जो भी अन्य कार्यालय हैं वो ज़्यादातर इससे बनाए जाते हैं बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा मतलब खनिज है जो पठारों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है कोल, आयरन ओर, मैग्नीशियम, मिनरल ऑयल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिनरल ऑयल है। याद रखिएगा, खनिज तेल की बात करते हैं हम लोग, खनिज तेल ये पठार में नहीं होता, जबकि हमारे पठारों की अगर हम बात करें या पठारीय क्षेत्रों की बात करें बच्चे, तो पठारी क्षेत्रों में आज भी कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, ये प्रमुख होते हैं और यही क्या है एकदम प्रमुख है। सो मिनरल ऑयल जो क्या है यहाँ पे नहीं है, ये पठारी क्षेत्रों में नहीं होता। अगली बात करते हैं मित्रों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सॉइल इज द मोस्टली कन्फाइंड टू द रिवर वैली एंड द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी अधिकतर भारत के नदी घाटियों और तटीय मैदानों तक सीमित होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑलिवल सॉइल। ऑलिवल सॉइल, देखिए अगर हम बात करते हैं जैसे कोई नदी मान लो बहकर आ रही है इस तरीके से, तो जब भी कोई नदी बहकर आती है और अपने साथ में मिट्टी का बहुत ढेर सारा हिस्सा बहा कर ले आती है मान लीजिए, तो होता क्या है, हम क्या देखते हैं, मिट्टी अपने किनारे पर एक टीला इकट्ठा करती है। जो टीला होता है वो बहुत ज़्यादा उर्वरकता से भरा होता है और ये हो जाती है जलोढ़ मिट्टी। ये क्या हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी। और इस तरह की बनी हुई मिट्टी को ही हम कहते हैं ऑलिवल सॉइल। ऑलिवल सॉइल में ही आप देखते हैं कि यहाँ बांगर और खादर जैसी प्रमुख चीज़ें पाई जाती हैं। सो ऐसी जो मिट्टी होती है उत्पादन के लिए, स्पेशली अगर मैं कहूँ, ऐसी मिट्टी में रबी और खरीफ की फसलें बहुत अच्छी होती हैं। रबी और खरीफ की जो फसलें हैं वो बहुत ही उचित होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं ऐसी फसलें। अगली बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू द अडॉप्ट रेसलिंग बाय 2032। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2032 तक कुश्ती को अपनाने का निर्णय लिया है। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं मित्रों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर प्रदेश सरकार है। याद रखिएगा, मैं दो बातें फिर से बता दे रहा हूं। 2023 में ही दो प्रमुख चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 2023 तक सभी जो व्हीकल हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। एक तो ये बात यूपी सरकार की, और दूसरी बात मैं आपको बताया हूँ कि 2032 तक
कुश्ती को अपनाने का निर्णय भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है, सो ये दो प्रमुख बातें हैं जो इस तरह से प्रमुखता से आप देख पा रहे हैं। सो यूपी यहाँ और यूपी यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है, if a boy sitting in a train which is the running or at a constant velocity throw a ball straight into the air, the ball will, यदि एक लड़का ट्रेन में बैठा है जो स्थिर वेग से चल रही है, एक गेंद जो सीधी हवा में फेंकता है, तो गेंद कहाँ जाएगी, यही बताना है बच्चे। फॉल इन अ फ्रंट ऑफ हिम, उसके फ्रंट में ही आकर, सामने में ही आकर गिरेगी। फॉल इन हिज हैंड, उसके हाथ से गिर जाएगी। फॉल बिहाइंड हिम, उसके पीछे गिरेगी। नन ऑफ अबव, इनमें से ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा? फॉल बिहाइंड हिम, वो बॉल उसके पीछे जाके गिरेगी। बॉल क्या होगी? बॉल या फॉल बिहाइंड हिम, उसके पीछे वह जाके क्या हो जाएगी? गिरेगी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। प्यारे बच्चे, क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, हाउ फॉर डिड द चंद्रगुप्त मौर्य वाज एम्पायर एक्सटेंड द नॉर्दर्न वेस्ट, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य ने उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था? अगर हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम में, चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्र था वो लगभग फैला था हिंदकुश पर्वत तक। कहाँ फैला था? हिंदकुश पर्वत तक। आइए समझे हिंदकुश कहाँ है। जैसा कि मित्रों आप देख पाते हैं, ये भारत देश की सीमा का क्षेत्र है। इस तरह से आप देखते हैं ये भारत की सीमा है। यहाँ आप देखते हैं ये पाकिस्तान की सीमा का क्षेत्र है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका अफगान। सो अफगान के इस रीजन क्षेत्र में जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है, इस तरह से ऐसे करके अगर मैं कहूँ तो यही जो पर्वत श्रेणी है, जिसे आप कह सकते हो कि सर ये जो है हिंदकुश पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। यहाँ पे अगर हम कहें हिंदू, ये है हिंदकुश पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ये ऐसे। सो यही हिस्सा जो है उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में विद्यमान है। उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में ये हिस्सा, ये क्या है? ये हिस्सा उत्तर पश्चिम में विद्यमान है। ठीक है, ये एरिया उत्तर पूरब का है, ये एरिया दक्षिण का है, ये एरिया पश्चिम का है। सो इस तरह का क्षेत्र जो है आपको मिलता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदकुश पर्वत। सो प्यारे बच्चे, इसका हिंदकुश जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? देखिए, अगर हम ट्रॉपिकल ग्रास लैंड की बात करेंगे, सो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सवाना। क्या हो जाएगा बच्चे? सवाना। सवाना। अब अगर सवाना की बात करें तो ये हमारा यूरोपियन रीजन के पास में एग्जिस्ट है। टैगा नॉर्थ पोल साइड में आपको मिलेगा। ठीक है, पैम्पास नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। पैम्पास की बात करेंगे तो ये ब्राज़ील के साइड माने साउथ अमेरिका के हिस्से में मिलेगा। पैम्पास या कैम्पास, पैम्पास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? सवाना हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, वुलन टेक्सटाइल मिल लाल इमली इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रिक्ट, वुलन ऊनी कपड़ा मिल लाल इमली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बच्चे एक जगह है लाल इमली, वो जगह लाल इमली कहाँ है? बरेली, कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा कानपुर क्षेत्र में। याद रखिएगा लाल इमली क्षेत्र कहाँ पर है? ये पड़ता है कानपुर क्षेत्र में। लाल इमली क्षेत्र कहाँ पड़ता है? कानपुर क्षेत्र में लाल इमली। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल इमली कानपुर रीजन में। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द पैराशूट डिसेंड स्लोली whereas the stone drop from of the same height falls faster because
एक पैराशूट धीरे धीरे उतरता है जबकि आसमान ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर तेजी से गिरता है, इसका क्या कारण है? पैराशूट, जैसा कि आप देखते हैं एक बड़ा सा पैराशूट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बहुत ही किसी व्यक्ति को लेकर बहुत ही धीमे 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 आता है, जबकि एक पत्थर का जो टुकड़ा है वो बहुत तीव्र गति से नीचे आता है। पत्थर एंड पैराशूट पैराशूट बहुत ही धीमी गति से नीचे आता है जबकि पत्थर का टुकड़ा बहुत ही तीव्र गति से आता है। इसके क्या कारण है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है द स्टोन इज हैवियर देन पैराशूट, स्टोन जो है पैराशूट से हैवी होता है। एयर रेजिस्टेंट इज ग्रेटर इन द पैराशूट एयर का रेजिस्टेंट पैराशूट से अधिक होता है। स्पेशल मैकेनिज्म आर प्रेजेंट इन द पैराशूट, पैराशूट में कोई स्पेशल मैकेनिज्म होता है या नन ऑफ अबव, इनमें से ऐसा कुछ नहीं होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो क्या हो जाएगा? एयर रेजिस्टेंट। क्या हो जाएगा? एयर रेजिस्टेंट। हवा का जो बल है वो क्या होता है, पैराशूट पे ज़्यादा पड़ता है, माने नीचे से हवा का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? विंड प्रेशर ज़्यादा होगा, विंड प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे विंड प्रेशर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। बस इसका यही सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे हमारे बी लगा रहे हैं या बी उन्होंने आंसर किया है, उन सभी का आंसर क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन, द फैट ऑफ द कॉमन ऑयस्टर सीक्रेट्स इज अ स्टिक एंड ग्लू दैट कैन बी यूज्ड परफॉर्म हार्ट ट्रांसप्लांट। द यूनिक केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन अ गम इज। आम सीप की चर्बी एक चिपचिपा गोश्त स्रावित करता है जिसका उपयोग हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए किया जा सकता है। गोद में मौजूद अद्वितीय रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? देखिए, गोद में मौजूद अद्वितीय रासायनिक यौगिक कौन सा है? 4 ऑप्शन है। अमीनो फिनॉल एलीन है, या हाइड्रोफिलिन एलिलीन है, फिनॉल एलिलीन है, या डी हाइड्रोक्सी फिनॉल एलेनिन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है डी हाइड्रोक्सी एलिलीन है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है बच्चे? वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगली बात करते हैं, विच कंट्री हैज होस्टेड द G20 समिट 2023 G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। यूके है, मतलब यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, इटली है, जापान है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जापान बच्चे। क्या है? जापान। G7 2023 की जो समिट कॉन्फ्रेंस है, अगर हम उसकी बात करें तो ये होस्ट करने वाला जो कंट्री होगा इस बार वो क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा बच्चे। कौन हो जाएगा? जापान। सो जापान इज द करेक्ट आंसर। जापान बिल्कुल सही है। अब आपके सामने हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, when a moving car stop suddenly that the passenger are throw forward due to। जब एक कार चलती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। भाई, कार गतिमान अवस्था में है, यात्री स्थिर अवस्था में है। कार गति से स्थिरता में आएगी तो यात्री स्थिरता से गति में जाएंगे। माने यहां कौन सा नियम लग जाएगा? इनर्शिया मोशन, जड़त्व का नियम, सेंट्रिफ्यूगल अभिकेंद्र बल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब आराम, यह कहते हैं कि शांत होने वाला जड़त्व, या ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। सो इसका जो है इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम हो जाता है साफ। जड़त्व का नियम, या और नियम में क्या है? गति है मोशन में। सो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है बच्चे। अगला हम बात करते हैं, हु बिल्ट द न्यू एयरपोर्ट ऑफ अ नेशनल कैपिटल रीजन इन जेवर।
जेवर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नया हवाई अड्डा किसने बनाया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, डीआरडीओ, विप्रो, एचसीएल, टाटा प्रोडक्ट। अगर बात करते हैं जेवर में अंतरराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, माने सिंपल कहना चाहें अंतरराष्ट्रीय तो एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन में नया हवाई अड्डा किसने बनाने की बात की है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टाटा प्रोडक्ट है। कौन है? टाटा प्रोजेक्ट। टाटा प्रोजेक्ट ने बताया है, टाटा प्रोजेक्ट जेवर में न्यू एयरपोर्ट बनाने की बात कही है, ठीक है, जो कि एनसीआर में आने वाला क्षेत्र है। सो क्या आंसर हो जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट। अगली बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग वॉन द गोल्डन बूट अवार्ड एट द फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा विश्व कप 2022 में निम्नलिखित में किसे गोल्डन बूट अवार्ड जीता गया? फीफा विश्व कप 2022 में निम्नलिखित में किसने गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? आइए देखें, गोल्डन बूट अवार्ड की बात की गई है, किसने जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैलियन मैपजे, एमिज मार्टिनेज, एंजो फर्नांडो या लियोनेल मेसी। सो इसका आंसर है केलोन एम्बे। केलोन एम्बे जो है ये जीते हैं गोल्डन बूट अवार्ड 2022। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ प्रेशर? दाब की इकाई क्या है? मित्रों अगर दाब की बात करते हैं, P बराबर F/A हो जाता है, मतलब बल बटे क्षेत्रफल हो रहा है। बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर तो है नहीं, इसमें और नियम लग सकते हैं, पास्कल। पास्कल भी दाब का यूनिट होता है, तो इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा पास्कल। जूल लग जाता है कार्य में, कार्य का मतलब होता है जब भी हम वर्क की बात कर रहे हों, वर्क में। अर्ग ये भी एक प्रकार का बल का ही मात्रक है, न्यूटन भी बल का ही मात्रक है, ठीक है। सो फिलहाल हमारा आंसर क्या था यहाँ पे? डी वाला। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफर इनटू अ बजट एज। भारत संविधान बजट को के रूप में संदर्भित करता है। भारतीय संविधान बजट को किस रूप में समझाता है? आइए समझे। बजट को, सबसे पहली बात तो बजट को भारतीय संविधान में बजट जैसा कोई शब्द नहीं दिया है बच्चों। बजट शब्द को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है आर्टिकल नंबर 112 में, 112 में, ठीक है। तो ये है संदर्भ के लिए। अच्छा, मनी बिल की बात करें तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है बच्चे। कहाँ आता है? केवल लोकसभा में, आर्टिकल नंबर 110 में आता है। फाइनेंस बिल आर्टिकल नंबर 117 में आता है और इसे कहते हैं वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, ठीक है। 117 आप इसके लिए क्या कहेंगे? 117। एनुअल मनी स्टेटमेंट, नो भैया ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सब फर्जी है। सही आंसर क्या है? बी वाला। सो बी वाला बच्चे क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी बी कहे हैं, जैसे कभी कभी ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 108 में होता है, जैसे अनुदान बजट, लेखा अनुदान बजट है तो 116 में आता है, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आते हैं, कई कई बार तो अलग है। सो फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 112 एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आपके सामने हमारा अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न क्या कहता है? Which of the following important river of the India does not originate from the Western Ghat? निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? आइए देखें, ये हमारा पश्चिम का घाट है, ये हमारा पश्चिम का घाट है, माने वेस्टर्न घाट। अब कह रहा है कि वेस्टर्न घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती? सो कावेरी कर्नाटका में निकलती है, कावेरी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी के ताल से निकलती, 805 किलोमीटर लंबाई है। गोदावरी महाराष्ट्र ब्रह्मगिरी के ताल से निकलती है, 1465 किलोमीटर लंबाई है और दक्षिण की गंगा कही जाती है।
कृष्णा भी महाराष्ट्र में निकलती है महाबलेश्वर से, लंबाई 1400 किलोमीटर है, दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो बचा कौन, बचा महानदी। महानदी बहती है उड़ीसा के तट के पास में। सो आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी वही है जिसके ऊपर हीराकुंड बांध है बच्चों, हीराकुंड बांध है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महानदी हीराकुंड बांध वाला उड़ीसा। ठीक, आंसर क्या है, डी वाला। अब बच्चों अगला प्रश्न है, जल्दी से आप सब बताएं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप को बांधे रखने वाला प्राकृतिक कारण क्या है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन, हॉट डेजर्ट, मॉनसून या मेडिटेरियन। करेक्ट आंसर है मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप को बांधे रखने के लिए प्राकृतिक कारण क्या है, मानसून। आइए समझे कैसे। अगर हम बात करते हैं बच्चों, जैसे ये हमारा भारत देश का क्षेत्र आपको दिख रहा है, ऐसे आपको दिख रहा है भारतीय क्षेत्र, मान लीजिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, बीचों बीच ऐसे डिवाइड कर दिया। ये आपका हो गया साउथ वेस्ट मॉनसून, ये आपका हो गया साउथ ईस्ट मानसून। अब अगर हम बात करते हैं तो दोनों दिशाओं से हवा का आगमन होता है और ये हवा ऐसे निकलती है, और ये हवाएं क्या करती हैं, जगह जगह पर बादल का निर्माण करती हैं, और ये सब बादल क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, और मानसून का आगमन। इधर से भी मानसूनी हवाएं जाती हैं और इधर से होते हुए वो वापस आ जाती हैं, इधर से भी मानसूनी हवाएं जाती हैं और इधर से होते हुए वो वापस आ जाती हैं, और ये भी क्या करते हैं, मानसूनी वर्षा करते हैं। सो इस तरह का एक मानसूनी रूप है, मानसूनी रूप जो उपमहाद्वीपीय क्षेत्र भारत को बांधे है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मानसूनी। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे हैं। तो ये इस तरह का कुछ मानसूनी क्षेत्र होता है जो सही है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अ परसेंटेज ऑफ द वाटर देयर इज अ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितना परसेंट जल होता है। मानव शरीर में कितना परसेंट जल होता है, पानी की क्या मात्रा होती है ह्यूमन बॉडी में। 75 से 90, 85 से 90, 95, 50 से 65 या 19 से 38। सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो लगभग 50 से 65%। मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग 50 से 65, मतलब आप 70% के आसपास पानी की मात्रा कह सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब प्यारे बच्चे हम अगली बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, एनसीएससी। एनसीएससी कहा जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपके सामने है। अतुल कुमार गोयल, नवरंग सैनी, विजय संपाला या रवि मित्तल। बच्चे इसका सही आंसर है विजय संपाला। क्या आंसर सही है इसका, विजय संपाला। सो इसका करेक्ट आंसर है विजय संपाला। विजय संपाला ही एनसीएससी के क्या हैं, प्रमुख हैं। एनसीएससी के प्रमुख हैं विजय संपाला साहब। ये करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले और लास्ट प्रश्न की। जो हमारा लास्ट प्रश्न है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्रेजेंट उत्तर प्रदेश स्टेट। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है बच्चे। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल आपको मिलेगा इसमें बी वाला, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखें, अगर हम बात करते हैं
उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश आप देख पाते हैं मित्रों, ये कुछ ऐसा है उत्तर प्रदेश, विकास और प्रगति का प्रदेश है। सबसे लास्ट में अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक की जो कुल लंबाई आपको मिलेगी वो लगभग 650 किलोमीटर है। यहाँ की लंबाई लगभग 240 किलोमीटर है। ये लंबाई का हिस्सा है और ये चौड़ाई का हिस्सा है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्षेत्रफल इसका 240 928 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर स्थान कहें तो भारत में इसका चौथा स्थान है। चौथा माने 4th पोजीशन है भारत में इसकी ये। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, बी। जो भी हमारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी के साथ में जा रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट रहा। मुझे उम्मीद है आज आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से मिले होंगे, सभी डिटेल में आपको समझ में आया है। ओके प्यारे बच्चों, तब मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।